नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे परियोजना परिचारक के सिलेबस में शामिल टॉपिक नंबर 2, तरंग एवं ध्वनि के नियम एवं अनुप्रयोग। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तरंग के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। तरंग के अंतर्गत हम देखेंगे तरंग क्या है, तरंग के प्रकार कितने होते हैं, फिर यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। उसके बाद हम तरंग के गुण पढ़ेंगे। गुण के अंतर्गत आयाम, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और आवर्तकाल। उसके बाद हम ध्वनि पढ़ेंगे। ध्वनि के अंतर्गत ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि का संचरण कैसे होता है, ध्वनि कौन सी तरंगे होती हैं, ध्वनि की चाल कितनी होती है। उसके बाद हम हियरिंग रेंज देखेंगे, जिसमें ऑडिबल वेव्स यानी श्रव्य तरंगे, फिर अवश्रव्य ध्वनि यानी इंफ्रासाउंड, उसके बाद पराध्वनि अल्ट्रासाउंड। उसके बाद हम देखेंगे अल्ट्रासाउंड के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। फिर हम आएंगे ध्वनि के गुण। इसमें हम देखेंगे तीव्रता के बारे में, तारत्व क्या होता है, गुणता क्या होती है, ध्वनि की चाल, चाल के अंतर्गत ताप, दाब, आर्द्रता, प्रत्यास्थता और घनत्व का ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम देखेंगे परावर्तन। उसके बाद अनुरणन क्या होता है, अनुनाद क्या होता है और विवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है और अंत में देखेंगे व्यतिकरण क्या होता है। तो चलिए हम एक एक करके विस्तार से जानते हैं। तरंग क्या है? तो तरंग वह प्रक्रिया है जिसमें माध्यम के कण कंपन करते हैं और ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं। इसके उदाहरण पहला देखते हैं। तालाब में पत्थर फेंकने पर पानी के सतह पर तरंगे बनती है। दूसरा उदाहरण है बोलने पर हवा में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। अब देखते हैं हम तरंग के प्रकार। तो तरंग एक तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर और एक कणों के कंपन की दिशा के आधार पर इसके प्रकार होते हैं। तो माध्यम की आवश्यकता यानी जिसमें हमको माध्यम की आवश्यकता होती है, उसके आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। फिर है कणों के कंपन की दिशा के आधार पर, तो इसके भी दो प्रकार हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। इसमें ध्वनि जो है एक तो यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आता है और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत आता है। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यांत्रिक तरंगे। इसमें क्या होता है, ध्वनि के स्थानांतरण के लिए हमको भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी ध्वनि हो या प्रकाश हो, कोई भी ऊर्जा हो, उसके स्थानांतरण के लिए हमको भौतिक माध्यम जैसे हवा, पानी, लोहा, इस तरह से कोई भी ठोस चीज़ उसकी आवश्यकता होती है। तो उसको यांत्रिक तरंगे कहते हैं। ये निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, यानी निर्वात में यांत्रिक तरंगे नहीं चलती है। इसके लिए किसी न किसी आपको भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ध्वनि तरंगे एक यांत्रिक तरंगे है, क्योंकि ये ठोस, द्रव और गैस में संचरित होती है, वैक्यूम में नहीं। इसी तरह से है पानी की सतह पर तरंगे उठती है, वो है रस्सी में उत्पन्न तरंगे। ये सभी यांत्रिक तरंगे हैं। अब आ जाते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें क्या है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी संचरित हो सकती है। यानी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि ये निर्वात में भी चल सकती हैं। जैसे प्रकाश हो गया, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। रेडियो तरंगे हैं, माइक्रोवेव है, एक्सरे है, गामा किरणें हैं। तो ये इतने इसके उदाहरण हैं। आपको उदाहरण को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है।
अब आगे बढ़ते हैं। कणों के कंपन के आधार पर तरंगों को बांटा गया है। उसमें पहला है अनुदैर्ध्य तरंगे। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही कंपन करते हैं। यानी इसमें जो माध्यम के कण हैं वो तरंग की गति की दिशा में ही कंपन करते हैं। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये एक स्लिंकी है, तार का बना हुआ, ऐसे गोल गोल आता है जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होता है उस तरह का। तो इस स्लिंकी को जब हम दोनों हाथों से दबाते हैं फिर छोड़ते हैं, दबाते हैं फिर छोड़ते हैं, तो उसमें एक तरंग उत्पन्न होती है। तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होती है वो है अनुदैर्ध्य तरंगे। इसकी संरचना कैसी होती है? तो इसकी संरचना में सन्नादन यानी कंप्रेशन और विरलन यानी रिफ्लेक्शन के क्षेत्र बनते हैं। अब सन्नादन क्या है? तो जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि जहाँ पर ये जो रिंग है ये पास पास आ रहे हैं, जैसे ये सी लिखा है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, तो इसमें क्या है, इसके जो छल्ले हैं वो बिल्कुल पास पास आए हैं यानी सिकुड़ रहे हैं। तो जब ये सिकुड़ते हैं तो उसी को सन्नादन कहा जाता है। और जब ये फैलते हैं, यहाँ पर आर आर लिखा है, तो जब ये फैलते हैं तो उसको विरलन कहते हैं यानी रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये सिकुड़ने और फैलने के आधार पर ही इसमें कंपन होती है और ये तरंगे जो हैं आगे बढ़ती है। इसका अगर दैनिक जीवन में एक सरल उदाहरण से बताऊं तो जैसे केचुआ चलता है, केचुआ सिकुड़ता है फिर आगे बढ़ता है, फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है ना। तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे इसी तरह से अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ाती है। लेकिन केचुआ इस तरह का उदाहरण नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए बोला है ना। तो ये उसी तरह की है। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अनुदैर्ध्य तरंगे, तो ध्वनि तरंगे इसके उदाहरण है, क्योंकि ये हवा, पानी और ठोस में चल सकती है। ये अनुदैर्ध्य तरंगे ये ठोस, तरल यानी द्रव और गैस में ही संचरित होती है। अब आगे हम देखते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। इन तरंगों में माध्यम के कण के गति की दिशा लंबवत होती है। इसमें क्या होती है, माध्यम के कण के तरंग की दिशा लंबवत कंपन करती है और इसकी संरचना में शिखर और गर्त बनते हैं। जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी एक स्लिंग है। अब इसमें क्या है, स्लिंग को हम आगे पीछे दबाते नहीं हैं बल्कि उसको ऊपर नीचे हिलाते हैं, तो उसमें भी एक तरंग बनती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक तरंग बन रही है ऐसे ऊपर नीचे हिलाने से। तो इसमें क्या है, ये शिखर और गर्त बनते हैं। तो ये जो ऊंचा वाला स्थान है ये शिखर है, क्रेस्ट है, और ये जो नीचे वाला स्थान है ये गर्त है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे रस्सी में जो तरंगे उत्पन्न होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे प्रकाश, भूकंप की एस तरंगे, तो ये सभी क्या है, अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। आपको उदाहरण को बिल्कुल याद रखना है क्योंकि उदाहरण से ही ज़्यादातर प्रश्न बनता है। ये मुख्य रूप से ठोस और विद्युत चुंबकीय तरंगों में पाई जाती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, ठोस में और विद्युत चुंबकीय तरंगों में। और अनुदैर्ध्य तरंगे के उदाहरण कौन से हैं, तो ध्वनि तरंग है, और ये जो है ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में संचरित हो सकती है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे केवल ठोस और विद्युत चुंबकीय तरंगों में ही पाई जाती है। अब हम आगे देखते हैं तरंग के गुण। तो तरंग के कौन कौन से गुण होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं आयाम। तो आयाम क्या होता है, तरंग का माध्य से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, और इससे क्या होती है, तरंग की ऊर्जा से ये संबंधित होता है। तो तरंग का माध्य से अधिकतम विस्थापन से क्या तात्पर्य है, तो मैं आपको यहाँ पर चित्र में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक तरंग का चित्र है और ये इसकी माध्य स्थिति है तरंग की, यहाँ पे लाइन बना दिया बीच। तो यहाँ से लेके
यहाँ तक, जहाँ तक तरंगे ऊपर उठती है, तो इनके बीच को हम आयाम कहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आयाम क्या है? तरंग के माध्य से अधिकतम विस्थापन। तो ये माध्य है और यहाँ से ये माध्य है, यहाँ से अधिकतम विस्थापन यहाँ तक गया, तो इसको हम कहेंगे आयाम। इसकी इकाई यानी मात्रक होती है मीटर, ये आप याद रखेंगे। ध्वनि तरंग में आयाम ध्वनि की तीव्रता को प्रभावित करता है, यानी आयाम और ध्वनि की तीव्रता एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या अनुदैर्ध्य तरंग में दो संपीड़नों के बीच की दूरी को कहते हैं। इसको भी हम चित्र में समझ लेते हैं। क्या बोला गया है यहाँ पर? दो संपीड़नों के बीच की दूरी या दो लगातार शिखर और गर्त के बीच की दूरी। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये शिखर हो गया, ये गर्त हो गया। तो दो लगातार शिखर और गर्त के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होता है? वेव लेंथ होता है, यानी तरंग दैर्ध्य होता है। और या करके दिया है कि दो लगातार संपीड़न, तो ये एक संपीड़न हो गया और यहाँ से एक, ये दो संपीड़न हो गया। तो इन दोनों संपीड़नों के बीच की जो दूरी है, इसी को हम वेव लेंथ कहते हैं। तो उम्मीद है वेव लेंथ आपको समझ में आ गया होगा। तो तरंग दैर्ध्य या वेव लेंथ, इसकी भी इकाई क्या होती है? तो मीटर होती है। उदाहरण देख लेते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उसके रंग पर निर्भर करती है, यानी जो प्रकाश है उसका रंग उसकी तरंग दैर्ध्य से संबंधित होता है। जैसे हम समझें तो जैसे लाल रंग होता है वो हमको दूर से ही दिखाई पड़ता है, यानी उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आवृत्ति यानी फ्रेक्वेंसी क्या होता है। तो माध्यम के कण द्वारा एक सेकंड में कंपनों की संख्या, इसको हम आवृत्ति कहते हैं। यानी एक सेकंड में जो कण होता है वो कितना कंपन करता है, तो उसकी संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसको हम n से दर्शाते हैं और तरंग दैर्ध्य को ये लैम्डा से दर्शाते हैं और आयाम को हम a से दर्शाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और हर्ट्ज को ही प्रति सेकंड कहते हैं। तो ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है कि आवृत्ति का मात्रक पूछा जाए तो हो सकता है हर्ट्ज ना होके प्रति सेकंड दिया हो। तो इन दोनों को आपको याद में रखना है। अब देखते हैं आवृत्ति के उदाहरण। तो ध्वनि की आवृत्ति उसके पिच मतलब ध्वनि का जो तीव्र होना या कम होना, उसको प्रभावित करता है। तो ध्वनि का उच्च होना या निम्न स्वर होना, ये इसके किस पर डिपेंड करता है? तो आवृत्ति पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम देखते हैं आवर्तकाल क्या होता है। तो एक पूर्ण दोलन में लगा समय, यानी माध्यम के जो कण है उसको एक कंपन करने में जितना समय लगता है उसको हम उसका आवर्तकाल कहते हैं। इसको हम t से दर्शाते हैं और इसका मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ पर पूरा तरंग हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ध्वनि। तो आप वीडियो को अगर समझ में ना आया हो तो बार बार देखिए, बार बार देखने से आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ध्वनि के बारे में। तो ध्वनि क्या है? तो ध्वनि एक तरह की ऊर्जा है। ध्वनि उत्पन्न कैसी होती है? तो ध्वनि कंपन करने से उत्पन्न होती है। तो ये एक चीज़ याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं हम ध्वनि का संचरण कैसे होता है। तो ध्वनि को संचरित होने के लिए हमको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक तरंग है, इसलिए उसको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी ठोस, द्रव, गैस में ही ध्वनि चल सकती है और यह निर्वात में नहीं चल सकती। जैसे कि
अगर पृथ्वी पर हमारे आसपास कुछ भी नहीं है तो पर भी क्या है, वायु है। लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा में वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो हमको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ निर्वात है, वैक्यूम है, वहाँ कोई माध्यम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि ठोस, तरल और गैस में ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में संचरित होगी, यानी किस में चलेगी, तो ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। तो सबसे अधिक ध्वनि किस में चलती है, तो ठोस में। तो इतना आप याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि ध्वनि का चलना या ध्वनि का संचरण ये उसके प्रत्यास्थता और घनत्व, इन दोनों पर भी निर्भर करता है। अब प्रत्यास्थता क्या होता है, तो प्रत्यास्थता वह गुण है जो माध्यम के कणों को कंपन करने के बाद अपनी मूल स्थिति में लौटाने में मदद करता है। खैर, तो ये इसके परिभाषा से समझ में नहीं आएगा। प्रत्यास्थता को इलास्टिसिटी कहते हैं, लेकिन सामान्यतः हमको लगता है कि इलास्टिसिटी मतलब जैसे रबड़ के चीज़ होता है, जो जितना जल्दी क्या है खींचने से वो अपने मूल स्थिति में आ जाए, जैसे रबड़ को हम इलास्टिक बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो ठोस चीज़ होती है वो उच्च प्रत्यास्थता वाली होती है। तो आपको प्रत्यास्थता में एक बात याद रखना है कि जो जितनी ठोस होगी वो उतनी ही उच्च प्रत्यास्थता होगी। तो ठोस पदार्थों में उच्च प्रत्यास्थता के कारण ध्वनि तेज़ी से चलती है, जबकि इसके प्रत्यास्थता शब्द सुनने से ही हमको उल्टा लगता है कि प्रत्यास्थता मतलब कोई रबड़ वाली चीज़, नरम वाली चीज़ है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ठोस की प्रत्यास्थता उच्च होती है, इसको याद रखना, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं घनत्व। तो घनत्व जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही अधिक चलेगी या संचरित होगी। तो घनत्व के आधार पर ठोस में सबसे ज़्यादा चलेगी, उसके बाद तरल में चलेगी और गैस में चलेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। अब अगला हम देखते हैं कि ध्वनि किस तरह की तरंगे हैं। तो एक तो ध्वनि माध्यम के आधार पर यांत्रिक तरंगे हैं और कंपन की दिशा के आधार पर अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो कोड बना के प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्वनि किस तरह की तरंगे हैं। ए में दिया रहेगा यांत्रिक तरंगे, बी में दिया रहेगा अनुदैर्ध्य तरंगे, सी में दे देंगे उपरोक्त दोनों। तो आपको लगाना है दोनों। फिर है ध्वनि की चाल। तो हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आते हैं हियरिंग रेंज यानी श्रव्यता परास, ये है आवृत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल वेव। तो श्रव्य तरंगे के अंतर्गत जिस ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या इसी को 20,000 हर्ट्ज को 20 kHz यानी 20 किलो हर्ट्ज कहते हैं। तो इसके बीच की ध्वनि है वो क्या है, श्रव्य ध्वनि है, यानी मनुष्य उसको सुन सकता है। लेकिन जो कम आयु के बच्चे होते हैं, जैसे 5 साल से कम के जो छोटे बच्चे हैं और कुछ जंतु जैसे कुत्ते हो गए, तो वो 25 किलो हर्ट्ज तक के ध्वनि को भी सुन सकता है। इसको आपको याद रखना है। श्रव्य तरंगे के अंतर्गत उदाहरण में बातचीत और संगीत आ जाएगा। ये क्या है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक के बीच की ध्वनि है हमारा सामान्य बातचीत और संगीत। तो श्रव्य तरंगे 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक ये मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है, उदाहरण में सामान्य बातचीत और संगीत। इसके अंतर्गत आपको एक और बात याद रखना है कि ध्वनि को हम डेसिबल से मापते हैं, है ना। तो 20 से जो कम डेसिबल की ध्वनि है वो कौन सी होती है, फुसफुसाहट। जैसे हम किसी के कान में धीरे से बात करते हैं तो कितने डेसिबल की होती है, तो वो 20 से कम होती है। उसके बाद 40 से 80 डेसिबल की जो ध्वनि है वो हमारे लिए हानिकारक
नहीं होती है। तो ऐसा कई बार पूछा गया है प्रश्न में कि कितने डेसिबल तक की ध्वनि हानिकारक नहीं होती है, तो 40 से 80 डेसिबल तक। उसके बाद 40 से 60 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो सामान्य ध्वनि होती है, जो हम बातचीत करते हैं, वो है 40 से 60। फिर है 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि है वो शोर के अंतर्गत आती है। तो पूछा जा सकता है कि कितने डेसिबल की ध्वनि शोर के अंतर्गत आती है, तो 80 डेसिबल से ऊपर। और 90 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो हानिकारक होती है, यानी वो हमारे कान के लिए सही नहीं है। तो इतनी सारी बातें आपको अच्छे से रट लेना है, कंठस्थ कर लेना है। अब आगे हम देखते हैं अपश्रव्य ध्वनि यानी इंफ्रासाउंड। तो अपश्रव्य ध्वनि इसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से कम। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के ध्वनि को अपश्रव्य साउंड या इंफ्रासाउंड कहते हैं। इस ध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकता है, लेकिन कुछ जानवर जैसे हाथी वगैरह है ये इसको सुन सकते हैं। इसीलिए जब भूकंप वगैरह आता है तो जानवर को नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही चले जाते हैं, वो धरती के अंदर की जो अपश्रव्य ध्वनि है उसको भी सुन लेता है। उदाहरण में है जैसे भूकंप की तरंगे हैं, ज्वालामुखी की ध्वनि है, हृदय की धड़कन और रासायनिक एवं नाभिकीय विखंडन में जो उत्पन्न ध्वनि है, ये सब इंफ्रासाउंड के अंतर्गत आते हैं, अपश्रव्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर वो आपको आवृत्ति याद रखना है और उदाहरण को याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड। इसकी आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। इसको मनुष्य नहीं सुन सकता, लेकिन चमगादड़ और डॉल्फिन इसका उपयोग नेविगेशन के लिए करते हैं, यानी रास्ता दिखाने के लिए करते हैं। चमगादड़ और डॉल्फिन अपना रास्ता ढूंढने के लिए इस अल्ट्रासाउंड का ही प्रयोग करते हैं। ये क्या है, अल्ट्रासाउंड निकालती है और सामने जाकर, सामने कुछ भी चीज़ रहे, पेड़ रहे, पत्ता रहे, दीवार रहे, वो ध्वनि उससे टकरा कर आती है वापस इनके पास। तो इनको पता चल जाता है कि आगे कोई चीज़ है। तो इस तरह से ये अपने नेविगेशन के लिए प्रयोग करते हैं। तो चमगादड़ और डॉल्फिन क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करते हैं, और जो छोटे छोटे कीट पतंगे हैं ये इस अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि अल्ट्रासाउंड कौन उत्पन्न करता है, तो चमगादड़ और डॉल्फिन। लेकिन इसको सुनता कौन है, तो कीट पतंगे, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो इसको सुन सकते हैं। इसीलिए क्या है, जब भी चमगादड़ ये साउंड निकालता है तो ये जो कीट पतंगे हैं ये इसको सुन लेते हैं और छुप जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड यानी पराध्वनि के उपयोग क्या क्या है। तो चिकित्सा में इसका उपयोग होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है, इकोकार्डियोग्राफी होता है, हृदय की जो गति वगैरह को ग्राफ में दर्शाते हैं वो, उद्योग में जैसे सामग्री की जांच करने में, और सूक्ष्म पुर्जों की सफाई में। सूक्ष्म पुर्जों की सफाई मतलब ऐसे मशीनें, इतनी सूक्ष्म मशीनें होती है जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते हैं, तो उसकी साफ़ सफाई कैसे की जाती है, तो उसकी साफ़ सफाई के लिए उसको एक केमिकल में डाला जाता है और उस केमिकल में अल्ट्रासाउंड छोड़ी जाती है। तो फिर वो कंपन के द्वारा वहाँ पर जो गंदगी होती है वो अलग हो जाती है। अब हम इसके अनुप्रयोग को, अल्ट्रासाउंड यानी पराध्वनि के अनुप्रयोग को डिटेल से देखते हैं एक एक करके। तो अल्ट्रासाउंड के उपयोग सबसे पहले चिकित्सा क्षेत्र में इसमें देखते हैं हम अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, यानी गर्भावस्था में भ्रूण की जांच करने के लिए और अंगों की इमेजिंग के लिए, यानी जो सीटी स्कैन वगैरह होता है उसके लिए, जैसे हृदय और गुर्दे। चिकित्सक क्षेत्र में दूसरा उपयोग है लिथोट्रिप्सी, यानी पथरी को अल्ट्रासाउंड के द्वारा तोड़ा जाता है। इसमें गुर्दे की पथरी यानी किडनी की जो पथरी होती है उसको अल्ट्रासाउंड के द्वारा, इसमें कोई ऑपरेशन, चीरा, टाँका वगैरह नहीं लगाते हैं, बल्कि एक माइक जैसा मशीन होता है जिसको ऐसे आपके पेट के ऊपर में रखेंगे, फिर उसमें से
टक टक की आवाज़ आती है और उसके द्वारा अंदर की जो पथरी होती है वो तोड़ी जाती है। फिर है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द के उपचार में अल्ट्रासाउंड यानी पराध्वनि का उपयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह से अल्ट्रासाउंड का उपयोग होता है। तो दोष परीक्षण के लिए, जैसे धातु, कंक्रीट या अन्य सामग्री में कोई दरार आ गई है तो उसका पता लगाने के लिए करते हैं। सफाई में छोटे उपकरण, गहने, सर्जिकल जो औजार हैं ऑपरेशन वगैरह करने के, जहाँ तक पहुँचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता तो उसको जो है अल्ट्रासाउंड के द्वारा सफाई करते हैं। फिर है वेल्डिंग में प्लास्टिक या धातु के हिस्से को जोड़ने के लिए। फिर है मिश्रण यानी पेंट, रसायन और खाद्य पदार्थों के एक समान मिश्रण के लिए यानी उसको बराबर बराबर मात्रा में मिलाने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं नौवहन और सैन्य के क्षेत्र में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है सोनार। सोनार जो तरंगे हैं, समुद्र की गहराई मापने और पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। जैसे समुद्र कितनी गहरी है तो जो पनडुब्बी रहती है वो सोनार तरंगे छोड़ती है और वो सोनार तरंगे समुद्र की गहराई में जाके उस सतह से टकरा के वापस आती है, परावर्तित होती है। तो इससे पता चल जाता है कि समुद्र कितना गहरा है। या ये जो अल्ट्रासाउंड है ये हमारे जो पनडुब्बियाँ रहती है वो अपने आसपास छोड़ती रहती है, तो इससे आसपास कोई अन्य जहाज़ तो नहीं है उसका पता लग जाता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है आपका सोनार का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये पूरा आपको याद रख लेना है, फुल फॉर्म पूछा जाता है। नेविगेशन में जहाज़ और विमानों में बाधाओं का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। अगला है वैज्ञानिक अनुसंधान में, जैसे पदार्थों का अध्ययन करने में, तरल एवं ठोस पदार्थों की संरचना और गुणों का विश्लेषण करने में। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक क्रियाओं को तेज करने में भी अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। अगला है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कीट नियंत्रण के लिए, कीड़ों को भगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो छोटे छोटे जंतु हैं वो क्या है अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं। अगला है खाद्य संरक्षण यानी भोजन वगैरह को बचाने के लिए, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं दैनिक जीवन में इसके क्या उपयोग हैं। तो ह्यूमिडिफायर के रूप में अल्ट्रासोनिक तकनीक का प्रयोग करते हैं। इसमें जल में हवा अल्ट्रासाउंड छोड़ा जाता है जो कि जल को छोटे छोटे बूंदों के रूप में हवा में फैलाता है। जैसे डीओ का स्प्रे होता है तो उसी तरह से आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए ह्यूमिडिफायर अल्ट्रासोनिक, तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल जैसे डीओ का बाटल होता है उसी तरह का होता है, जिसमें पानी भरते हैं और पानी को वो जो है फव्वारे के रूप में कमरे में बीच बीच में छोड़ते रहता है, जिससे क्या है वातावरण में नमी बनी रहती है। दूसरा है दैनिक जीवन में उपयोग पार्किंग सेंसर के रूप में, वाहनों में बाधा का पता लगाने, तो पार्किंग सेंसर के रूप में भी अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। अब इधर देखते हैं कि ध्वनि टॉपिक के जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ध्वनि के गुण। तो इसको बहुत अच्छे से देखते हैं हम, ध्वनि के गुण क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ध्वनि में तीव्रता पाई जाती है यानी इंटेंसिटी, लाउडनेस का गुण पाया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है आयाम पर निर्भर करता है। सबसे पहली ध्वनि की जो तीव्रता है वो आयाम पर निर्भर करता है। प्रश्न में यही पूछा जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, आयाम पे, परावर्तन पे, तरंगदैर्ध्य पे, इस तरह से ऑप्शन रहेगा, तो आपको आयाम लगाना है। अन्य कारक भी है जिस पर ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, तो उसको भी एक एक करके देख लेते हैं। आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती मतलब उसके समान, उसी दिशा में, यानी बढ़ते क्रम में। जैसे कि आयाम अगर बढ़ेगा
तो तीव्रता भी बढ़ेगी। आयाम कम होगा तो ध्वनि की तीव्रता भी कम होगी। तो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है ना। तो प्रश्न में सीधा सीधा नहीं पूछा जाता है कि आयाम के बढ़ने से तीव्रता क्या होगी, घटने से क्या होगी, इस तरह से ना पूछ कर क्या करते हैं, वो तकनीकी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती आपको पता होना चाहिए, है ना। अनुक्रमानुपाती मतलब बढ़ते क्रम। तो आयाम बढ़ेगा तो तीव्रता भी बढ़ेगी। आवृत्ति के वर्ग के भी ये अनुक्रमानुपाती होती है, यानी आवृत्ति बढ़ेगी तो ध्वनि की तीव्रता भी बढ़ेगी। घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी घनत्व अनुक्रमानुपाती मतलब घनत्व बढ़ेगा तो तीव्रता भी बढ़ेगी। फिर है स्रोत से दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ये भी वैसे ही है। फिर है देखते हैं ध्वनि स्रोत के शक्ति पर भी निर्भर करता है कि कोई ध्वनि कितनी तेज है तो तीव्रता ज़्यादा होगी। फिर हम देखते हैं छत, फर्श और दीवार पर होने वाले परिवर्तनों पर भी ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। जैसे चिकना फर्श है, चिकनी सतह है तो ध्वनि वहाँ पर तीव्र हो जाती है। रफ सतह है तो ध्वनि की तीव्रता कम हो जाती है। तो इन सब कारकों पर भी ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं तीव्रता का। जैसे विमान का इंजन, तो ये अधिक तीव्र होता है। ढोल की आवाज़ भी तीव्र होती है। लाउड स्पीकर की आवाज़ भी बहुत तीव्र होती है। बिजली का कड़कना, ये भी तीव्रता का उदाहरण है। ट्रेन के हॉर्न का बजना, ये भी तीव्रता का उदाहरण है। अब हम देख लेते हैं तारत्व। तारत्व को पिच कहते हैं। तो ध्वनि का तारत्व क्या होता है, तो तारत्व का मतलब होता है तीक्ष्णता, यानी ध्वनि कितनी तीक्ष्ण है, कितनी शार्प है। जैसे स्त्रियों की आवाज़ और पुरुषों की आवाज़ की तुलना करें तो स्त्रियों के आवाज़ का तारत्व यानी उसकी पिच, उसकी तीक्ष्णता, जो तीखापन है, जो नुकीलापन है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और पुरुषों का जो तारत्व है वो कम होता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होती है। तो तारत्व किस पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर डिपेंड करता है। आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी अधिक आवृत्ति की साउंड है तो उसका तारत्व भी अधिक होगा, और कम आवृत्ति की साउंड है तो उसका तारत्व भी कम होगा। तो इस हिसाब से देखें तो स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए उनका तारत्व भी अधिक होता है। अब पुरुषों की आवाज़ की आवृत्ति क्या होती है, कम होती है, इसलिए पुरुषों के तारत्व भी कम होता है। तो इसमें आपको इतना ध्यान में रखना है। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। इसी तारत्व के कारण मच्छर जब भिनभिनाता है कान में तो हमको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसका तारत्व अधिक होता है, वो हमको बहुत जल्दी इरिटेट करता है। जबकि शेर के दहाड़ने का जो तारत्व है वो कम होता है, यानी ये आवाज़ इसकी ज़्यादा होगी लेकिन इसमें जो तीखापन है, जो तीक्ष्णता है, वो कम होती है। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे सीटी की आवाज़, तो सीटी की आवाज़ में बहुत उच्च तारत्व होती है, इसीलिए कोई कान में सीटी बजाए तो कान सुन्न हो जाता है। छोटे बच्चे की आवाज़ देखना, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे तो आप इस बात को खूब समझते होंगे कि जो छोटे बच्चे की आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तीक्ष्ण होती है। फिर है मधुमक्खी का भिनभिनाना। मधुमक्खी जो करके भिनभिनाती है तो उसकी भी तारत्व बहुत अधिक होती है, बहुत इरिटेटिंग होती है। निम्न तारत्व का उदाहरण है शेर का दहाड़ और भारी इंजन की आवाज़, यानी भारी ट्रक के इंजन की आवाज़। तो इसमें तारत्व कम होता है। तो इसको याद रखना है कि जो आवाज़ जितनी पतली होगी उसकी आवृत्ति उतनी अधिक होगी और उसका तारत्व उतना अधिक होगा, और जो आवाज़ जितना मोटा होगा उसका तारत्व भी कम होगा और उसकी आवृत्ति भी कम होगी। तो उदाहरण को आपको बिल्कुल याद रखना है। प्रश्न यही पूछेगा कि स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की आवाज़ का तारत्व कम होता है, तो ये किसके कारण होता है ना। तो ऑप्शन में आपको लगा देना है पिच के कारण या आवृत्ति के कारण।
इसके बाद हम आते हैं गुणता। गुणता यानी क्वालिटी। इसमें क्या होती है कि समान तीव्रता, एक मिनट, समान तीव्रता और समान तारत्व के ध्वनि होने के बावजूद भी आवाज़ में अंतर होता है। जैसे पुरुष और स्त्री के आवाज़ में अंतर होता है ना। तो तारत्व भी समान रहेगा, तीव्रता भी समान रहेगी, लेकिन फिर भी दो लोगों के आवाज़ अलग अलग होते हैं। और ये किसके कारण होता है? तो ये अधिस्वर यानी ओवरटोन्स के कारण होता है, इसी पर निर्भर करता है। उदाहरण देखते हैं कि गुणता के भिन्नता के कारण ही हम किसी की आवाज़ को पहचान सकते हैं। तो हम किसी की आवाज़ को किसके कारण पहचानते हैं? गुणता के कारण, यानी उसकी क्वालिटी के कारण। और वो क्वालिटी किसके कारण आता है? अधिस्वर के कारण आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उदाहरण अगला देखते हैं कि दो वाद्य यंत्रों में समान तीव्रता और समान आवृत्ति होने के बावजूद उनकी आवाज़ को हम स्पष्ट पहचान सकते हैं। यानी दो वाद्य यंत्र है, मान लो तबला है और हारमोनियम है, और उसकी तीव्रता भी समान है और उसकी आवृत्ति भी समान है, लेकिन दोनों की ध्वनि हमको बिल्कुल अलग अलग सुनाई देगी। तो वो होता है उसकी गुणता के कारण, क्वालिटी के कारण। तीसरा उदाहरण देखते हैं, एक बंद पाइप और एक खुला पाइप, इन दोनों की आवाज़ भी भिन्न होती है, तो ये भी गुणता के कारण होती है। अन्य उदाहरण देखें, सितार की आवाज़, बांसुरी की आवाज़, मानव गायन की आवाज़, वायलिन की आवाज़, तबले की थाप, ये सब हमको अलग अलग सुनाई देता है, तो ये उसके गुणता के कारण ही सुनाई देता है। अब हम चलते हैं ध्वनि की चाल के बारे में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ध्वनि की चाल ताप, दाब, आर्द्रता, प्रत्यास्थता और घनत्व के आधार पर इसमें क्या परिवर्तन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ध्वनि की चाल जो है ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब है कि यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। कितनी बढ़ती है? तो 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ता है। ये फैक्ट है और ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड ताप बढ़ता है। तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होगा, है ना। कूट बना के पूछेंगे। ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो आपको ये जो तकनीकी शब्द है इसको ध्यान में रखना है। अनुक्रमानुपाती मतलब बढ़ते क्रम में, ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है स्थिर ताप पर। अगर ताप स्थिर है तो आप कितना भी दाब बढ़ा लें, ध्वनि की चाल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा है आर्द्रता। तो ध्वनि जो है आर्द्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है अनुक्रमानुपाती मतलब बढ़ते क्रम, यानी आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, क्योंकि आर्द्र हवा का घनत्व शुष्क हवा के घनत्व से कम होता है। इसको आप याद रखिए कि शुष्क हवा का घनत्व अधिक होता है और आर्द्र हवा का घनत्व कम होता है। फिर है माध्यम की प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता मतलब वही है इलास्टिसिटी, लेकिन इसको ऐसे समझना है कि जो चीज़ जितना कठोर है वो उतना ही प्रत्यास्थ है। तो प्रत्यास्थता के अनुक्रमानुपाती होती है ध्वनि की चाल, यानी जो ठोस चीज़ें हैं वो क्या है, ज़्यादा प्रत्यास्थ है, तो प्रत्यास्थता बढ़ेगी, यानी जितना ठोस होगा उतना ही ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। फिर आते हैं हम घनत्व पे। तो बाकी सब के तो अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ तक जितना हमने देखा दाब को छोड़ के सबके क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ताप बढ़ाने पर चाल बढ़ेगी ध्वनि की, आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ेगी, प्रत्यास्थता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ेगी। लेकिन घनत्व में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि घनत्व के ये अनुक्रमानुपाती भी होती है और व्युत्क्रमानुपाती भी होती है। तो कैसे कैसे होती है? तो अनुक्रमानुपाती किस में होती है? तो ठोस और द्रव में होती है।
ठोस और किस में होती है, द्रव में होती है। यानी ठोस और द्रव में अगर हम घनत्व को बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। यानी जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा ठोस और द्रव में तो उस वस्तु में ध्वनि की चाल भी ज़्यादा होगी। लेकिन गैस में क्या होता है, घनत्व के व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा दिशा घटते क्रम में होता है। अगर इसमें हम घनत्व को बढ़ाएंगे गैस में तो ध्वनि की चाल घट जाएगी, और घनत्व को अगर हम घटाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर इससे समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर मैं इसको सरल तरीके से बता देता हूँ। ताप अगर बढ़ाएंगे, यहाँ पे देखिए ये है ताप, दाब, आर्द्रता, प्रत्यास्थता, घनत्व, और यहाँ पर है ध्वनि की चाल। ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। दाब अगर बढ़ाएंगे तो नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा स्थिर ताप पर। आर्द्रता बढ़ेगी, ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। प्रत्यास्थता बढ़ेगी, ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, किसमें, ठोस और द्रव में। लेकिन घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल गैस में घटेगी। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक गोताखोर को पानी के अंदर व्हेल की आवाज़ सतह पर खड़े व्यक्ति की तुलना में जल्दी सुनाई देगी। जैसे इसको समझ लेते हैं कि एक गोताखोर है, वो पानी के अंदर गया हुआ है, तो उसको व्हेल की आवाज़ सतह पर यानी किनारे पर कोई व्यक्ति खड़ा है उससे जल्दी सुनाई देगा। यानी पानी के अंदर में जो है उसको जल्दी सुनाई देगा। क्यों सुनाई देगा जल्दी? क्योंकि देखिए सबसे अधिक प्रत्यास्थ क्या होता है, ठोस होता है। यहाँ पर देख लेते हैं हम, सबसे अधिक प्रत्यास्थ देखिए ठोस होगा, उसके बाद द्रव होगा, फिर गैस यानी वायु होगी। यानी गोताखोर पानी के अंदर में है तो किस में है, वो द्रव में है। और जो सतह पर खड़ा व्यक्ति है वो कहाँ पर है, तो वो वायु में है ना। उस तक आवाज़ आएगी तो कहाँ से आएगी, वायु से होते हुए आएगी। और पानी के अंदर व्यक्ति है तो उस तक आवाज़ आएगी व्हेल की आवाज़, तो वो द्रव से होते आएगी। तो दोनों में कौन पहले सुनेगा आवाज़ को, तो जो द्रव में है वो सुनेगा, क्योंकि वायु की तुलना में द्रव की क्या है, प्रत्यास्थता अधिक है। तो ये हो गया। तो इसी चीज़ को बताया है कि प्रत्यास्थता जिसकी अधिक होगी तो ध्वनि की चाल भी अधिक होगी, यानी वो पहले सुनेगा। उसके बाद अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 2। इसमें पहला है, बरसात की रात में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सामान्य शुष्क की दिन की तुलना में बहुत दूर तक सुनाई देती है। इसी तरह का एक और उदाहरण है, बारिश के दौरान नदी के बहाव या बिजली की गड़गड़ाहट की ध्वनि स्पष्ट और अधिक दूरी तक पहुंचती है। यानी बरसात के दिनों में जो हमको आवाज़ें हैं वो सामान्य दिन की तुलना में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है घनत्व के कारण। घनत्व के कारण कैसे? क्योंकि बारिश के मौसम में हवा में नमी होती है, और जहाँ नमी होती है वहाँ पर घनत्व कम होता है। और अभी हमने ऊपर में पढ़ा कि जो ध्वनि की चाल है वो वायु में घनत्व के क्या होती है, तो घनत्व के अपोजिट होती है, यानी उसके व्युत्क्रम होता है। यानी घनत्व अगर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल घटेगी, और घनत्व अगर कम होगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। तो यहाँ पर वही काम आ रहा है कि वायु में नमी है और नमी के कारण घनत्व कम हो रहा है, तो आवाज़ क्या हो रही है, अधिक दूरी तक सुनाई दे रही है, यानी आवाज़ बढ़ रही है। जबकि शुष्क दिन में क्या होता है, घनत्व अधिक होता है, इसलिए हमको आवाज़ कम सुनाई पड़ती है। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3। गर्मियों में ट्रेन की आवाज़ यानी ट्रेन के सीटी की आवाज़ या पटरी की आवाज़ सर्दियों की तुलना में
तेज़ी से हमको सुनाई पड़ती है। यानी गर्मी के मौसम में हमको ट्रेन की आवाज़ जल्दी सुनाई पड़ता है और सर्दी के मौसम में कम सुनाई पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? तो ये होता है टेम्परेचर के कारण, तापमान के कारण। हमने क्या पढ़ा ऊपर में कि ध्वनि की चाल तापमान के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी ताप बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। तो चूँकि गर्मी का मौसम है इसलिए तापमान बढ़ा हुआ है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ी हुई है, और सर्दी के मौसम में तापमान ठंडा है तो ध्वनि की चाल कम दूरी तक सुनाई देती है ना। तो ये उदाहरण आए तो इसका क्या होगा? टेम्परेचर होगा। और अगर इस तरह से उदाहरण आए बारिश के मौसम वाला तो इसका कारण क्या हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, उदाहरण देकर ही यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला है परावर्तन। तो ध्वनि का एक अन्य महत्वपूर्ण जो गुण है वो है परावर्तन। परावर्तन से तात्पर्य है कि हम बोलते हैं तो ध्वनि जो है सामने से टकराकर हमको वापस सुनाई देती है। इसको कहा जाता है इको साउंड, यानी प्रतिध्वनि। जैसे हम खाली हाल में कुछ बोलते हैं या पैर पटकते हैं तो वो आवाज़ हमको दोबारा सुनाई पड़ती है। इसी तरह से पहाड़ में जाके चिल्लाते हैं या कुआं के पास जाके चिल्लाते हैं या किसी गुफा के अंदर हम बात करते हैं, चिल्लाते हैं तो आवाज़ क्या है? गूंजने लगती है, हमको दोबारा वही आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है ना। तो सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि इको साउंड उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो ध्वनि का परावर्तन। अगला उदाहरण है स्टेथोस्कोप में धड़कन सुनना। यानी डॉक्टर जो हमारी धड़कन को सुनता है तो वो किस कारण से हमारी धड़कन को सुन पाता है? तो परावर्तन के कारण। क्योंकि जो हमारी धड़कन की धक धक की आवाज़ है वो स्टेथोस्कोप में परावर्तित होकर डॉक्टर के कान तक सुनाई पड़ती है। इसके अगला है कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्ष, सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है। यानी उसके जो हॉल की जो छत है वो कैसी बनाई जाती है? ऐसे डोम की आकृति की बनाई जाती है ताकि ध्वनि जो है फैले मत, है ना, यहाँ से परावर्तित होके हमको सुनाई पड़े, इसलिए बनाई जाती है। अगला है मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हार्न या जो तुरी होता है यानी और सहनाई होता है। तुरी का मतलब बिगुल जो होता है और सहनाई होता है। इस तरह के जो वाद्य यंत्र हैं उनके आगे का भाग शंक्वाकार बनाया जाता है ना। यानी इस तरह से ऐसे बनाया जाता है। लाउड स्पीकर देखे ही होंगे आप। तो आगे का भाग शंक्वाकार क्यों बनाया जाता है ऐसा? ताकि ध्वनि जो है वो दूर तक फैले, है ना, इसलिए ऐसा बनाया जाता है। तो ये भी परावर्तन के कारण है। अगला है सोनार द्वारा समुद्र की गहराई मापना। तो इस सोनार का मतलब स्वर्ण बेचने वाला सोनार नहीं है, गहने बेचने वाला, बल्कि सोनार तरंगे हैं, है ना, जिसके कारण से हम समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। पनडुब्बी वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्वनि सतह से टकराकर वापस जहाज़ तक सुनाई देती है, जिसके कारण उनको पता लग जाता है कि सामने कोई अन्य पनडुब्बी है या समुद्र कितना गहरा है। अब इसमें परावर्तन के लिए कुछ बातें जो है स्पष्ट होनी चाहिए। ये इसकी शर्तें हैं, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। जैसे क्या है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए हमको मूल ध्वनि यानी हम बोल रहे हैं और परावर्तित ध्वनि जो आवाज़ टकरा के आ रही है उसके बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना आवश्यक है, तभी हमको स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देगी, यानी इको साउंड सुनाई देगा। तो ये फैक्ट है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। ये स्टेटमेंट बना के प्रश्न पूछा जा सकता है या सीधे सीधे प्रश्न भी पूछ देगा कि मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कितने सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए इको साउंड के लिए। अगला है 17 मीटर की दूरी का होना, यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए, इको साउंड सुनाई देने के लिए जो मूल ध्वनि है और जो सतह है जहाँ से टकरा के आवाज़ आती है तो उसके बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी अवश्य होनी चाहिए। इसके अलावा परावर्तन के लिए कुछ अन्य चीज़ें भी जिम्मेदार होती है, जैसे कि सतह का स्मूथनेस होना, यानी सतह कितनी चिकनी है।
ज़्यादा चिकनी है तो ज़्यादा परावर्तित होगी ध्वनि वहाँ से, खुरदरी है, रफ है तो वहाँ से परावर्तन नहीं होगा। इसके अलावा प्रत्यास्थता पर भी परावर्तन निर्भर करता है कि जो ठोस चीज़ें होती है उसमें ध्वनि का परावर्तन ज़्यादा अच्छे से होगा, और जो नर्म चीज़ें होंगी है ना, जैसे रबर वगैरह होगा तो उसमें ध्वनि का परावर्तन नहीं होगा या कम होगा। तो ये परावर्तन हमने समझ लिया। अब अगला हम देखते हैं अनुरणन क्या होता है। तो अनुरणन क्या होता है कि ध्वनि का बार बार काफ़ी देर तक सुनाई देना, है ना। कई बार ध्वनि हमको एक ही ध्वनि कई बार बार सुनाई देती है, तो ये होता है अनुरणन के कारण। जैसे बादल का गर्जन, तो बादल का गर्जन, ये इसकी जो ध्वनि हमको बार बार सुनाई देती है किसके कारण होता है? अनुरणन के कारण। अनुरणन से या अनुरणन से बचने के लिए सिनेमा हॉल में कालीन बिछाई जाती है और उसके दीवारों पर चादरें लगाई जाती है ना। आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा कि उसमें दीवार में भी जो है हरी हरी घास टाइप की चादरें लगा दी जाती है, ताकि आवाज़ जो है बार बार गूंजे नहीं, बार बार वही आवाज़ सुनाई न दे, है ना। तो ऐसा ऑप्शन में आपको क्या लगाना है? सिनेमा हॉल का। इस तरह से अगर एग्जांपल दे के पूछा जाए तो क्यों ऐसा होता है? तो अनुरणन से बचने के लिए ये लगाया जाता है। अब इसमें कुछ नोट करने लायक चीज़ें हैं, जैसे कि अनुरणन 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो अनुरणन है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? तो इसके लिए 2 शब्द है, डेड हॉल यानी अनुरणन का 0 होना। तो अनुरणन जब 0 हो जाता है तो उसको कहते हैं डेड हॉल, ठीक है। और जीवित हॉल यानी अनुरणन का 0 से थोड़ा अधिक होना, इससे आवाज़ गूंजती नहीं है बल्कि उसकी लाउडनेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये 2 शब्द आपको याद रखना है कि डेड हॉल और जीवित हॉल। डेड हॉल में अनुरणन 0 हो जाता है जिससे आवाज़ सुनाई ही नहीं पड़ती, और जीवित हाल में 0 से थोड़ा अधिक होता है, इससे आवाज़ गूंजती नहीं है बल्कि उसकी जो लाउडनेस है, तीव्रता है, वो बढ़ जाती है। अगला ध्वनि का गुण है वो है अनुनाद। अनुनाद क्या होता है कि किसी वस्तु की आवृत्ति और जो ध्वनि है उसकी आवृत्ति का जुड़ जाना, जिसके आवृत्ति बढ़ जाती है, दोनों की आवृत्ति मिलके बड़ी आवृत्ति हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इससे क्या है, फिर उसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण से हम समझते हैं इसको, अनुनाद को। जैसे सैनिकों के कदम चाल से पुल का टूट जाना। तो सैनिक जब लेफ्ट राइट करते हुए पुल के ऊपर से गुजरते हैं तो कभी कभी पुल टूट जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी जो आवृत्ति है, ध्वनि की आवृत्ति और वस्तु की आवृत्ति दोनों मिलके ज़्यादा बड़ी आवृत्ति हो जाती है, जिससे उसमें बहुत ज़्यादा कंपन होता है और पुल टूट जाता है। तो ये उदाहरण बहुत फेमस उदाहरण है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। तो ध्वनि के अनुनाद के कारण। दूसरा है गिटार बजाने से पास में स्थित जैसे खिड़की वगैरह होती है, पास में जो तार वगैरह होता है कुछ, है ना, तो वो भी क्या होता है, बजने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो भी अनुनाद के कारण होता है, दोनों की आवृत्ति एक हो जाती है। तीसरा उदाहरण है किसी संगीत व ध्वनि द्वारा कांच का टूट जाना, है ना। तो इसमें भी क्या है, अनुनाद जिम्मेदार है। अगला है रेडियो का ट्यून भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी रेडियो का जो ट्यून होता है उसको जब हम घुमाते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन लगाने के लिए, तो वो क्या है, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। उसकी आवृत्ति को हम असल में उसको घुमा के क्या करते हैं, उसकी आवृत्ति को मिलाने की कोशिश करते हैं, और जब वो मिल जाती है तो हमको संगीत या समाचार अच्छे से सुनाई देता है। तो उदाहरण आप सभी इसके जितने भी गुण हैं सबके उदाहरण याद रखिए और उसके गुण को याद रखिए, है ना। उदाहरण से ही प्रश्न बनेगा। अगला इसका है विवर्तन। विवर्तन का मतलब होता है ध्वनि का मुड़ना। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक कमरे की आवाज़ दूसरे कमरे में सुनाई देती है, तो क्यों सुनाई देती है? क्योंकि ध्वनि में विवर्तन का गुण पाया जाता है। इसी तरह से प्रकाश का देखें, जैसे कि प्रकाश, जैसे एक कमरे में लाइट जला दें
चारों तरफ से बंद है तो दूसरे कमरे में उसकी रोशनी नहीं जाती है ना, क्योंकि उसमें विवर्तन का गुण नहीं पाया जाता। लेकिन ध्वनि में ज़्यादा विवर्तन का गुण पाया जाता है, एक कमरे की आवाज़ दूसरे कमरे तक सुनाई देती है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। दूसरा देखते हैं, बंद दरवाजे के पीछे से बातचीत की आवाज़ सुनाई देना। तो क्यों ऐसा होता है? तो ध्वनि के विवर्तन के कारण, क्योंकि ध्वनि मुड़ती है। दीवारों के पीछे रेडियो की ध्वनि सुनाई देना, ये भी विवर्तन है। कोहरे में जहाज के हॉर्न की ध्वनि का फैलना, तो कोहरे में जहाज की ध्वनि का फैलना क्या है? विवर्तन का उदाहरण है। खुली खिड़की के पास से संगीत की आवाज़ सुनाई देना, विवर्तन के कारण, क्योंकि खिड़की से मुड़ के बाहर उसकी आवाज़ आ रही है। रात में पक्षियों के चहचहाने की ध्वनि का कोनों तक पहुंचना, यानी दूर तक पहुंचना, क्यों ऐसा होता है? तो विवर्तन के कारण होता है। ध्वनि का विवर्तन प्रकाश के विवर्तन से अधिक होता है, इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है ना। तो विवर्तन के इतने सारे उदाहरण बिल्कुल आप याद रखेंगे, एकदम सरल है। अगला है अपवर्तन। ध्वनि में अपवर्तन का गुण पाया जाता है। ये क्या होता है? जब ध्वनि तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग में परिवर्तन कर देती है, इसको बोलते हैं ध्वनि का अपवर्तन। जैसे ध्वनि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस फैक्ट को भी याद रखना है। आगे देखते हैं, ग्रीष्म काल में सुनने की दूरी कम होती है, यानी कम दूरी सुनाई देती है, जबकि शीतकाल में सुनने की दूरी अधिक होती है, यानी ज़्यादा दूर तक आवाज़ सुनाई देती है। तो क्यों होता है ये होता है अपवर्तन के कारण। इसके उदाहरण हम आगे देख लेते हैं, है ना। जैसे विरल से सघन होती है तो क्या होता है? ध्वनि जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है। उदाहरण देखते हैं, दिन में ज़मीन के पास हवा क्या होती है? गर्म होती है, और ऊपर क्या होती है? ठंडी हवा होती है, जिससे ध्वनि ऊपर की ओर अपवर्तित होती है, जिससे दूर की ध्वनियाँ कम सुनाई देती है। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे ये नीचे सतह के नीचे क्या है? सतह से बिल्कुल लगा हुआ है, ये गर्म हवा है, ठीक है। और सतह के ऊपर में क्या है? ठंडी हवा है। मोबाइल में बन नहीं रहा है, लेकिन आप समझ जाइएगा इसको। ये सतह के नीचे क्या है? गर्म हवा है इधर, और इधर ऊपर में ठंडी हवा है। तो नीचे जो है क्या है? विरल है, और ऊपर सघन है, और ये बीच हम एक अभिलंब खींच देते हैं। तो जब सघन माध्यम से ध्वनि विरल माध्यम में ऐसे प्रवेश करती है तो ये क्या है? अभिलंब की ओर, यानी ये जो बीच में मैंने रेखा खींचा है यहाँ पर, है ना, इधर झुक जाती है, ऐसे करके ऊपर चली जाएगी ये झुक के। तो इधर से प्रवेश करी और ये ऊपर चली गई, तो ऊपर चली गई तो ऊपर जा रही है, तो आवाज़ हम इधर बगल में खड़े हैं तो हमको क्या है? ज़्यादा सुनाई नहीं देगा, तो उसके लिए हमको और पास आना पड़ेगा। तो इससे क्या है? सुनाई की दूरी जो है कम हो जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या है? ठंडी हवा नीचे होती है रात में, है ना। तो रात में ठंडी हवा नीचे होती है और ऊपर की हवा गर्म होती है। तो ये अभिलंब खींचा, तो जब ये प्रवेश करेगी ऐसे, है ना, तो नीचे ठंडी हवा है और ऊपर गर्म हवा है। तो जब इसमें प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब से क्या होगी? ऐसे दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर। तो मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, है ना, यहाँ पर खड़े हैं, तो इधर से ध्वनि प्रवेश करेगी और इधर ऊपर गर्म हवा है, तो अभिलंब से, ये अभिलंब है तो इससे दूर हट गई। तो दूर हट गई तो अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे को आसानी से सुनाई देगा। लेकिन इसी जब गर्मी के मौसम में क्या होता है? यहाँ से ऐसे प्रवेश करती है और ऊपर चली जाती है ना। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे को कम सुनाई देगा। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम यही है। मोबाइल में बन नहीं रहा है इसलिए अच्छे से शायद ना समझा पाऊँ इसको मैं। अगला हम देखते हैं, लेकिन आप इसको याद रखिए कि ऐसा क्यों होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। अगला हम देखते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है? तो इसको देख लेते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है
कि हाँ, लाउड स्पीकर बजते रहता है ना, तो कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर लाउड स्पीकर की आवाज़ एकदम तेज़ पहुँचती है, और कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर लाउड स्पीकर की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देती है। तो वो होता है व्यतिकरण के कारण, ठीक है। और व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। अब ये क्या होता है, तो जब हमको तेज़ आवाज़ सुनाई दे कहीं पर, है ना, दो लाउड स्पीकर बज रहे हैं तो दोनों मिल जाते हैं, तो कहीं पर हमको बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देता है, तो वो होता है संपोषी व्यतिकरण। और कहीं कहीं पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, तो वो होता है विनाशी व्यतिकरण। दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। तो लाउड स्पीकर कहीं किसी स्थान पर सुनाई नहीं देता है ना, वो साइलेंट जोन बन जाता है, तो वो है विनाशी व्यतिकरण। प्रकाश स्तंभ की आवाज़ सुनाई न देना, ये भी क्या है, विनाशी व्यतिकरण के उदाहरण है। साइलेंट जोन है ना, कहीं कहीं पर बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, तो ये भी विनाशी व्यतिकरण के उदाहरण है। तो इस तरह से हमने तरंग और ध्वनि को पूरा कंप्लीट और विस्तार से पढ़ा। अब आप वीडियो को बार बार देखिए, इसके नोट्स बनाइए, या टेलीग्राम में ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और प्रयोगशाला परिचारक की अपनी तैयारी को बिल्कुल करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको इसी तरह के वीडियो और चाहिए सभी टॉपिक्स के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।